जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है विश्व के भूकंप। दोस्तों भूकंप से प्रश्न देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में, इसलिए दोस्तों हमने इस चैप्टर को आज चुना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और हर एक पॉइंट को आप अपने माइंड में अच्छे से सेट करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे आखिरकार ये भूकंप क्या है, भूकंप की परिभाषा साधारण भाषा में क्या होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं बात करूं कि ये पृथ्वी है प्रकाश से, मान लीजिए तो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी की अंदर की बात करता हूं तो उसमें जो आंतरिक उथल पुथल होता है, क्लियर है, और जो कंपन उनमें उत्पन्न होता है उसी को भूकंप कहते हैं, क्लियर है। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल के कारण होने वाली कंपन को भूकंप कहते हैं, क्लियर दोस्तों। ये जो भूकंप होता है दोस्तों भूगर्भ के अंदर जो एनर्जी होती है उसके रिलीज होने के कारण होता है। कहने के तात्पर्य जैसे ये पृथ्वी है, क्लियर है। अब इस पृथ्वी के अंदर ध्यान दीजिए दोस्तों बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो अब पृथ्वी के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है, ध्यान दीजिएगा गर्मी है, जिस गर्मी की वजह से दोस्तों अंदर ही बहुत सारी गैसों का जन्म हो जाता है, क्लियर है, या गैसें बन जाती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये गैसें इतनी पावरफुल होती हैं कि ज़मीन को फोड़ कर क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। और ज़मीन अगर मान लीजिए नहीं तोड़ पाती हैं तो वही जब ज़मीन को तोड़ती हैं तो ये गैसें क्या होती हैं, हिला देती हैं और ज़मीन जो होता है हिल जाता है, जिसकी वजह से लोग साधारण भाषा में कहते हैं भूकंप आ जाता है। तो यही परिभाषा है कि पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल के कारण होने वाली जो कंपन होती है दोस्तों उसी को भूकंप कहते हैं। या प्लेटों को खिसकने से भी भूकंप होता है, क्लियर है। कई सारे रीजन होते हैं दोस्तों भूकंप आने के, क्लियर है दोस्तों। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि भूकंप जब आता है तो कई सारी तरंगे क्या होती हैं, रिलीज होती हैं, यानी बहुत सारी तरंगे निकलती हैं, क्लियर है। और दोस्तों ये तरंगे जिस बिंदु से निकलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से निकल रहे हैं तो इसे हम भूकंप मूल कहते हैं। ये पॉइंट जानते रहिएगा, क्या बोलते हैं दोस्तों, भूकंप मूल बोलते हैं, क्लियर है। यानी तरंगे जिस केंद्र से होकर या जिस पॉइंट से होकर निकलती हैं उसी को भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहा जाता है। तो इसे भूकंप मूल भी बोलते हैं, भूकंप केंद्र, क्लियर है। अब ये तरंगे उत्पन्न होने के बाद सबसे पहले सबसे पहले ये जिस सतह पर पहुंचती हैं, कहने का तात्पर्य वो पॉइंट जहाँ पर, क्लियर है, वो पॉइंट जहाँ पर भूकंपी तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है उसी को दोस्तों भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं या एपी सेंटर कहते हैं। यानी ये तरंगे भूकंप मूल से निकली और निकल के ये फैल जाती हैं, जिसकी वजह से दिखती हैं, और जिस पृथ्वी के जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है उसी को दोस्तों ईपी सेंटर के नाम से पुकारते हैं, ईपी सेंटर, क्लियर है। या इसे हम भूकंप अधिकेंद्र भी के नाम से पुकारते हैं, क्लियर है। तो भूकंप अधिकेंद्र भी कहते हैं, समझ में आया दोस्तों। तो भूकंप की तरंगे जिस बिंदु से निकलती हैं भूकंप मूल, और सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर जहां इन तरंगों को अनुभव किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र या एपी सेंटर के नाम से पुकारते हैं, क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि जो भूकंप अधिकेंद्र होता है ये कहाँ होता है, तो भूकंप मूल के जस्ट ऊपर ही दोस्तों भूकंप अधिकेंद्र होता है या एपी सेंटर होता है, भूकंप मूल के जस्ट ऊपर ही, क्लियर है। कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछता है भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैसों की मात्रा की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है। तो कौन सी गैस है दोस्तों, रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है भूकंप आने से पहले। ये एक प्रकार से संकेत होता है। यदि पृथ्वी पर जिस भी क्षेत्र में रेडान की मात्रा या रेडान गैस की मात्रा अधिक है देखने को मिलती है या उसमें वृद्धि होने की देखने को मिलती है तो समझ जाइए वहाँ पर भूकंप आने की संभावना है। यहाँ पर अब आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। अब हम जानेंगे कि भूकंप आने पर किन किन तरंगे उत्पन्न होती है या कौन कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं भूकंप के आने पर। दोस्तों आपको याद रखना है PSL,
पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। ये 3 तरंगे दोस्तों उत्पन्न होती हैं और तीनों को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे पी तरंग के बारे में। कौन सी तरंग जानेंगे दोस्तों? पी तरंग के बारे में। सबसे पहले पी तरंग को हम और भी किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इन्हें हम प्राइमरी वेव्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। तो फुल फॉर्म मान सकते हैं पी तरंग को प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। ये भूकंपी तरंगे सबसे तीव्र गति से चलती हैं और एपी सेंटर पर सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो ये तरंग की खासियत क्या होती है दोस्तों? सबसे तेज चलती है और जब तेज चलेगी तो ध्यान दीजिएगा एपी सेंटर पर सबसे पहले पहुंचेगी। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा। और इनकी गति की अगर पहुंचता है तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी 1 सेकंड में दोस्तों 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कौन सी तरंग? पी तरंग। क्लियर है? ये तरंगे दोस्तों सॉलिड और लिक्विड दोनों माध्यमों में गति कर सकती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यानी ठोस और तरल दोनों माध्यमों में पी तरंगे गति करती हैं। यानी अगर चट्टान है, ठोस जमीन है, तो वहाँ पर भी तरंगे चलेंगी ये वाली, यानी पी तरंगे। और तरल है यानी एक प्रकार से लिक्विड फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए जल वगैरह है, तो वहाँ पर भी ये तरंगे आसानी से चलती हैं। तो पी तरंगे को प्राइमरी वेव्स के नाम से पुकारते हैं। ये सबसे तेज चलती है अर्थात एपी सेंटर पर सबसे पहले पहुंचती है। इसकी जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है और ये ठोस और तरल दोनों माध्यमों में गति कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे यस तरंग के बारे में। इसको मिटाते हैं। आशा है कि ये पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यस तरंग क्या है दोस्तों? ये भी भूकंप के दौरान रिलीज होता है भूकंप मूल से। दोस्तों यस तरंग को हम सेकेंडरी वेव्स के नाम से भी पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? सेकेंडरी वेव्स के नाम से भी हम एस तरंग को जानते हैं। यह तरंग दोस्तों सिर्फ है सॉलिड मतलब ठोस माध्यम में ही गति कर सकते हैं, लिक्विड माध्यम में गति नहीं कर सकती। पॉइंट समझिएगा। तो ये तरंगे दोस्तों सॉलिड अर्थात ठोस माध्यम में ही गति कर सकती है और ये कहो कि जल में या लिक्विड में गति कर ले तो नहीं गति कर सकती। कौन सी? सेकेंडरी। क्लियर है? और प्राइमरी वेव्स जो होती है इसे पी तरंगे बोलते हैं, वो ठोस और द्रव दोनों में गति कर सकता है। और सेकेंडरी वेव्स जो होता है सिर्फ है ठोस माध्यम में गति कर सकता है, जल माध्यम में अर्थात लिक्विड माध्यम में नहीं गति कर सकता। इसकी गति अगर पहुंचता है तो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 4 या 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। क्लियर दोस्तों? तो समझ में आ गया है, किसी प्रकार का दिक्कत का सामना अब आपको नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट हम तरंग के बारे में जानेंगे कि एल तरंग क्या है। पी के बारे में जाना, एस के बारे में जाना, अब एल तरंग के बारे में जानते हैं। एल तरंग सबसे पहले हम जानेंगे एल का मतलब क्या होता है। लॉन्ग पीरियड वेव्स। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? लॉन्ग पीरियड वेव्स, या इसे बोलते हैं सरफेस। क्या? सरफेस वेव्स के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से दोस्तों? सरफेस वेव्स। तो सरफेस वेव्स बोलो या लॉन्ग पीरियड वेव्स बोलो, ये दोनों ही कोरलेल तरंग के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? ये तरंगे दोस्तों एपी सेंटर पर सबसे आखिरी में पहुंचती हैं, यानी सबसे लेट एपी सेंटर पर कोई तरंग पहुंचती है तो वो है दोस्तों कौन सी? एल तरंग। एपी सेंटर जानते हैं दोस्तों, हमने बताया था, ना समझना शुरू से देख लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे आखिरी में कौन सी तरंग एपी सेंटर पहुंचती है? तो यल। लो मान सकते हैं, लो मतलब एकदम स्लो मोड। क्लियर है? स्लो है तो एपी सेंटर पे सबसे लेट पहुंचेगी। पी मतलब दोस्तों प्राइमरी वेव्स अर्थात पहले, तो एपी सेंटर पे सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? प्राइमरी वेव्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं, ये तो सबसे लेट पहुंचता है, लेकिन दोस्तों पॉइंट समझिएगा, ये सबसे विनाशकारी तरंग है। तो सबसे विनाशकारी तरंग कौन है दोस्तों? तो वो है सबसे विनाशकारी है, वो है एल तरंग। एल तरंग दोस्तों सबसे विनाशकारी तरंग है। दोस्तों पी तरंग और यस तरंग के दोस्तों ये पुश करते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी जो पी तरंग होती है
और यस तरंग होती है। ये दोस्तों कैसे पुश करते हुए आगे चलती हैं, ऐसे ऐसे पुश करते हुए। लेकिन दोस्तों जो एल तरंगे होती हैं, कौन सी तरंगे? एल तरंगे, जो कि सबसे विनाशकारी, ये जिग जैग के माध्यम से गति करती हैं। जिग जैग मतलब ऐसे ऐसे, क्लियर है? मतलब उठा, जिग जैग जिग जैग जिग जैग, क्लियर है? मतलब हिला देती है पूरा। ये है जिग जैग के माध्यम से कौन सी तरंगे चलती हैं? एल तरंगे। पी और यस तरंगे दोस्तों पुश करते हुए, यानी एक तरंग इसको पुश करेगी, फिर इसको पुश करेगी, फिर ये ज़्यादा उथल पुथल नहीं मचाते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या आती है? जिग जैग जिग जैग जिग जैग, मतलब ज़्यादा उथल पुथल मचाते हैं। कौन सी? एल तरंगे। इसलिए सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी तरंग कोई है तो वो है एल तरंगे। क्लियर दोस्तों? मिटाए इसको और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों भूकंपी तरंगों की तीव्रता को जिस यंत्र से नापा जाता है वो है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ क्या है दोस्तों? सिस्मोग्राफ भूकंपी तरंगों को मापने वाला यंत्र है। तो भूकंपी तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगर तरंगों की इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता को मापना है तो तीव्रता मापना है दोस्तों रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से भूकंपी तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है। क्लियर है? या एक और होता है राशि फेरल स्केल भी होता है, ज़्यादा इसका यूज नहीं होता है लेकिन इसका ज़्यादा होता है। तो राशि फेरल स्केल से भी हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं और रिक्टर स्केल से भी मापते हैं। और भूकंपी तरंगों की तीव्रता को जानते ही हैं, सिस्मोग्राफ से मापते हैं। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा पॉइंट और भी है, उसको समझ लीजिएगा क्योंकि वो भी थोड़ा ज़रूरी है। पूरे विश्व को 3 भूकंपी क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है प्रशांत महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी। अब इसकी खासियत क्या है दोस्तों प्रशांत महासागरीय पेटी की? तो यहाँ पर 30% भूकंप आते हैं। 30 नहीं 63% भूकंप किस पेटी में आते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी में। अर्थात विश्व का सबसे ज़्यादा भूकंप किस महासागरीय पेटी में आता है? तो वो है प्रशांत महासागरीय पेटी, जिसमें 63% भूकंप आते हैं। इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं मुख्य देश कौन कौन से होते हैं, जैसे कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उत्तरी में, ये सब क्या होते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी में ही आते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से भूकंप ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर दोस्तों? दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में दोस्तों 21% भूकंप आते हैं, ये पॉइंट जानते रहिएगा। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में कितने परसेंट भूकंप आते हैं? 21%। इसमें दोस्तों यूरोप और एशिया 2 महाद्वीप आ जाते हैं। क्लियर है? भूकंपी क्षेत्र दोस्तों, भूकंपी क्षेत्रों में अगर सबसे ज़्यादा पहुंचता है तो प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलता है। एक है दोस्तों मध्य अटलांटिक पेटी, तीसरा वाला मध्य अटलांटिक पेटी। तो इसमें दोस्तों कितने परसेंट भूकंप देखने को मिलता है? इसमें सिर्फ 16% भूकंप मध्य अटलांटिक पेटी में देखने को मिलता है। दक्षिण अमेरिका वगैरह इसी में आ जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा भूकंप किस महासागरीय पेटी में देखने को मिलता है? वो है प्रशांत, दूसरे स्थान पे मध्य महाद्वीपीय, तीसरे स्थान दोस्तों मध्य अटलांटिक पेटी में। क्लियर है दोस्तों? इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और भी जानता है, भूकंप आने के क्या क्या रीजन होते हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से भी भूकंप आता है, हिमखंडों के खिसकने से भी भूकंप आने की संभावना होती है, आ सकती है, आती है। पृथ्वी की प्लेटों के असंतुलन से या पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने या टकराने से भी भूकंप आता है। दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और भी जानते रहे दोस्तों, सुनामी क्या है, जो कि प्रश्न पूछता है। सुनामी भी दोस्तों भूकंप से ही संबंधित है एक प्रकार से। ये सुनामी की बात करता है दोस्तों, जापानी भाषा का शब्द है। किसका भाषा का शब्द है दोस्तों? जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। तो सुनामी दोस्तों जापानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? तट पर आने वाली समुद्री लहरें। क्या होता है सुनामी का मतलब? तट पर आने वाली लहरें, ये है सुनामी का अर्थ। समुद्र के अंदर
दोस्तों यदि ज़मीन खिसकता है या ज्वालामुखी फटता है तो महासागरों में दोस्तों सुनामी आता है। क्लियर है। समुद्र के अंदर भूकंप सुनामी का दोस्तों मुख्य कारण होता है, जानते हैं। क्लियर दोस्तों। प्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व का सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, जानते ही हैं, 63%। और प्रशांत महासागरीय या प्रशांत महासागर सुनामी के लहरों के लिए सबसे खतरनाक भी माना जाता है। 2004 में दोस्तों जानते ही हैं सुनामी हिंद महासागर में देखने को मिला था। क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा छोटा सा प्यारा सा लेक्चर था जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना और समझा। तो चलिए दोस्तों अब प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सिस्मोमीटर से या सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, पहला प्रश्न का आंसर देना है। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर भी लिखा जाता है, से क्या मापा जाता है, मापा जाता है। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। क्या हृदय की गति मापी जाती है, कि पेड़ों की गति मापी जाती है, कि भूकंप की तीव्रता की, दोस्तों इनमें से कोई नहीं। भूकंप का कारण क्या होता है, इसको भी बताना है दोस्तों। भूकंप का कारण क्या होता है। क्लियर है। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। क्या भूघूर्णन होता है, कि भू परीक्षण होता है, कि टेक्टोनिज्म होता है, कि इनमें से कोई नहीं, इसको ऑप्शन में बोला। क्लियर है। लास्ट में आपको बताना है दोस्तों भूकंप के समय किन किन तरंगों का यानी कौन कौन सी तरंगे उत्पन्न होते हैं। भूकंप के दौरान कौन कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा छोटा सा लेक्चर था जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना समझा। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।